नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। असम चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी। बीजेपी का घुसपैठ रोकने का वादा। कांग्रेस ने कहा हर परिवार के एक सदस्य को देंगे नौकरी। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती संभालेंगी कमान। निर्मल सिंह होंगे उप मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की बैठक में लगी मुहर। कल राज्यपाल से मिलकर पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। उत्तराखंड के बागी विधायकों को झटका। स्पीकर के नोटिस के खिलाफ याचिका नैनीताल हाईकोर्ट में खारिज। कल सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती। तमिलनाडु में सीट बंटवारे पर कांग्रेस डीएमके के बीच बातचीत। चुनाव की रणनीति समेत कई मुद्दों पर चर्चा। मुलाकात को दोनों दलों ने बताया सकारात्मक। और सियाचिन के तुर्तुक में बर्फीला तूफान। एक जवान शहीद, एक लापता। बचाव कार्य जारी। और अब पहली खबर। पीडीपी और बीजेपी कल राज्यपाल से मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी। इससे पहले आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में पीडीपी के साथ सरकार बनाने को मंजूरी दे दी गई। साथ ही निर्मल सिंह को विधायक दल का नेता चुना गया। वो पार्टी की तरफ से उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। कल पीडीपी ने महबूबा मुफ्ती को विधायक दल का नेता चुना था। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की राज्यपाल एनएन वोहरा से शुक्रवार को होने वाली मुलाकात टल गई है। इसकी वजह बीजेपी की ओर से पीडीपी के साथ बैठक की पेशकश को माना जा रहा है। दोनों पार्टियों के नेताओं की जल्द मुलाकात हो सकती है। इधर जम्मू में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इसमें बीजेपी महासचिव राम माधव और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी शामिल हुए। बैठक में निर्मल सिंह को बीजेपी विधायक दल का नेता और उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार चुना गया है और गठबंधन के एजेंडे के आधार पर पीडीपी को समर्थन देने पर भी सहमति बनी। पीडीपी के साथ बैठना नहीं हो पाता तब तक मुझे लगता है कि आज कम से कम हम लोग नहीं मिल पाएंगे। 2-4 दिन में या 2 या 3 दिन में जैसे भी हमारी बातचीत उनके साथ पूर्ण होती है हम लोग मिलेंगे। हमारे विधायकों ने कहा है कि हम पीडीपी को समर्थन देने को तैयार हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि दोनों पार्टियों को बताना चाहिए कि आखिर कौन से मुद्दे थे जिनकी वजह से गतिरोध बना हुआ था। सरकार अगर बनेगी भी तो किन शर्तों पर बनेगी, लेकिन सब कुछ बंद कमरों में पर्दे के पीछे होता है तो कई सवाल खड़े होते हैं। इससे पहले गुरुवार को ही जम्मू कश्मीर में पहली बार महिला मुख्यमंत्री बनने का रास्ता भी साफ हो गया था। श्रीनगर में विधायकों की बैठक में महबूबा मुफ्ती को पीडीपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया। बीजेपी पीडीपी गठबंधन को लेकर बीते करीब 2.5 महीनों से सियासी रस्साकशी चल रही थी। मंगलवार को पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, जिसके बाद सरकार गठन को लेकर चल रहा गतिरोध खत्म हो गया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद 8 जनवरी से जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। चर्चा करते हैं ज़्यादा इस बात पर उनसे। उर्मिलेश जी, बताइए कि जो लगभग 3 महीने से जो नहीं हो पाया था, अब अचानक ऐसा क्या बदल गया कि सरकार तब नहीं बनी थी और अब बन रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि महबूबा मुफ्ती अपने पिता के समय जो कुछ देखा उन्होंने, उससे वो सबक लेना चाहती थी और वो उनके दिमाग में ज़रूर था कि हम जम्मू कश्मीर में बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, खासकर कश्मीर वैली में, जहाँ की हमारा सामाजिक या राजनीतिक आधार है। तो कहीं न कहीं उनके मन में एक तरह का असमंजस था और इसी वजह से इतना देर हो रही थी। लेकिन उनको सरेंडर करना पड़ा क्योंकि उनकी पार्टी बिखरने के कगार पर थी और मेरी जानकारी है कि सिर्फ जम्मू के नहीं 2 विधायक, बल्कि कश्मीर वैली के एक विधायक जिनकी संख्या 3 या 4 बताई जाती है, वो भी इधर उधर घूम रहे थे, ढूंढ क्या रहे एनसीपी थे। से बातचीत चल रही थी? मैंने जो सुना है कि उनकी इनके एलआई पार्टी से ही तमाम तरह की बातें चल रही थीं। कुछ लोगों की दूसरी पार्टियों से बात चल रही थी। हालांकि जम्मू कश्मीर में जो दल बदल विरोधी विधेयक है उसमें 50% बहुमत चाहिए कम से कम तो और अलग मुश्किल हो होने के जाता। लिए। और नहीं, हमारे यहाँ तो 2/3 है, उनके यहाँ और मुश्किल 50% हो केवल जाता, है। लेकिन उनके यहाँ विधेयक का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि पार्टी अध्यक्ष स्वयं ऐसे विधायकों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। स्पीकर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि पूरे देश में है। तो पार्टी अध्यक्ष को वहाँ पर बहुत
अधिकार प्राप्त हैं उनके कानून के मुताबिक। तो ऐसे में मुझे लगता है कि उनकी पार्टी में बहुत सारा अंदरूनी झगड़ा था। हालांकि उन्होंने जो अभी डिसीजन लिया है, मुझे लगता है कि इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन इसका खमियाजा मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको क्या भुगतना पड़ेगा या नहीं भुगतना पड़ेगा, लेकिन स्वयं उनके जो एहसास हैं, जो जम्मू कश्मीर में लोग हैं जो बताते हैं उनके बारे में, उनकी पार्टी के बारे में, उनका मानना है कि वो ये मानती हैं कि इस तरह की सरकार जो चला रही थे मुफ्ती साहब, वैसी ही सरकार अगर वो चलाती हैं तो कश्मीर में उनको राजनीतिक रूप से भविष्य में घाटा ही होगा। नहीं, और इसके अलावा बात ये भी हो रही है कि जो एजेंडा ऑफ अलायंस था उसकी कई शर्तें जो हैं बीजेपी को पहले भी मान्य नहीं थी, और बीजेपी ने साफ तौर पर ये पब्लिकली बयान दिया है कि हमने कोई भी बात नहीं मानी है, कोई भी बात पहले से अलग नहीं हुई है। तो ऐसे में पीडीपी के लिए घाटी में वापस जाकर एक कोई फेस सेविंग के लिए भी बात नहीं बची है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपने 3 महीने का वक्त भी लगाया, ऐसा लगा जैसे कि आप कुछ बार्गेन कर रही हैं, बहुत कुछ आप हासिल करना चाहती हैं कश्मीर वैली के लोगों के लिए, लेकिन पता ये चला कि कुछ नहीं, आपके पास कुछ भी नया नहीं जुड़ रहा है एजेंडे में। एजेंडा वही है, मिनिस्ट्री वही रहेगी लगभग। आप सुना है कि MOS मांग रही हैं होम में एक नया पहलू, पता नहीं उसको तैयार होगी कि नहीं बीजेपी, लेकिन कुछ भी ऐसा आपने हासिल नहीं किया है जो ये माना जा सके कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार से ज़्यादा आपके पास अधिकार होंगे। तो ये महबूबा के लिए मुझे लगता है जो 3 महीने का वक्त उन्होंने लिया, ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं है। या तो आप उसी समय सरकार बना ली होती और उस ढर्रे पर चली होती हैं आप पिताजी के ढर्रे क्या पर। आपको लगता है इसलिए भी मुश्किल हुआ क्योंकि JNU का बीच में जो ये एपिसोड हुआ पूरा, क्या इसने बीजेपी और PDP के रिश्तों को और ज़्यादा मुश्किल बना दिया, ज़्यादा तनावग्रस्त बना दिया? हम जानते हैं अफजल गुरु का मुद्दा, उस पर PDP की क्या राय है, और पूरा जो एक राजनीतिक घटनाक्रम चला है उसको लेकर क्या उस स्थिति को भी समझना होगा कि इसलिए ज़्यादा डिरेल हुआ ये पूरा प्रोसेस? नहीं, ये जितने मुद्दे उठते गए, देखिए अभी JNU का मुद्दा था, हैदराबाद का मुद्दा था, लेकिन उसमें JNU का मुद्दा थोड़ा सा प्रमुखता पाया। लेकिन हाल के दिनों में हमने ये भी देखा कि कई इलाकों में कश्मीरी जो लड़के पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में या दूसरे इलाकों में, उनकी पिटाई हुई। अभी हाल की घटना है, राजस्थान में ऐसी घटनाएं घटी है। तो ये सब घटनाएं जरूर घटी हैं, लेकिन ले देकर जो चुनावी राजनीति के जो कंपल्सन है और जिस तरह से वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज काम करती हैं, उसमें मुझे लगता है उनके पास विकल्प नहीं बचा है कि वो क्या करें। चुनाव में अगर जाती हैं तो भी घाटा उनको उठाना पड़ेगा, सरकार में वो अगर नहीं रहती हैं तो उनकी पार्टी के अंदर विभाजन की स्थिति है, और कहीं से भी उनको ऐसा हासिल नहीं होने वाला है जिससे कि वो उमर अब्दुल्ला से उनकी चुनौती को वो और ज़्यादा शिद्दत के साथ या बेहतर ढंग से उसका मुकाबला कर सकें। तो मुझे लगता है महबूबा ऐसे मुकाम पर फंसी हुई हैं कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या नया करें। जो प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, एक तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जिक्र हो रहा था, वो उन्हें मिल सकता है, या आर्मी लैंड को लेकर भी मुद्दा था। क्या आपको लगता है इन पर कोई ऐसी बातचीत रही होगी? जरूर बीजेपी ने कहीं थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, 3 बड़े प्रमुख मुद्दे उन्होंने उठाए थे जो चाहती थी कि मैंने जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अलावा, पहला था कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, जो मेजर है वो आगे बढ़े, और जो सेपरेटिस्ट जो तंजीमें हैं उनके साथ वो बातचीत भारत सरकार करे। पाकिस्तान से बातचीत का तो मसला अलग है, तो उन तंजीमों से बात करें। दूसरा था कि किसी भी तरह आपसा जो है वो उन इलाकों से हटाई जाए जो सिविलियन इलाके हैं और जहां जरूरत नहीं अब है। तीसरा था कि जो आर्मी की जो लैंड है, सिविलियन लैंड है, जहां आर्मी कब्जा किया हुआ है क्योंकि पहले से वहां पर सेटल कराई गई थी आर्मी ऑपरेशंस के लिए, उन जमीनों को खाली किया जाए। तो इन तीनों मुद्दों पर जो मेरी जानकारी है उस पर कोई निगोशिएटेड सेटलमेंट सामने नहीं आया है, और आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल एक्ट के बारे में आर्मी पहले से ज़्यादा रिजिड अपने स्टैंड के साथ है कि वो किसी कीमत पर, क्योंकि उसको ये आर्मी को लगता है कि जो कुछ हासिल हुआ है इस दौरान, अगर ये सब छोड़ दिया गया तो शायद जो उपलब्धियां हैं वो भी हमारे हाथ से फिसल जाएंगी, ऐसा एक एहसास है। तो मुझे लगता है कि इन तीनों मुद्दों पर जो कश्मीर वैली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, इन पर महबूबा मुफ्ती केंद्र को झुका नहीं सकी हैं, बल्कि वो स्वयं केंद्र के सामने उन्होंने सरेंडर किया है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया उमलेश जी आपका स्टूडियो में आने के लिए, इस चर्चा के लिए। फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर, अभी छोटा सा ब्रेक। किताब। इस कार्यक्रम के हर एपिसोड में हम किसी महत्वपूर्ण किताब के बारे में उसके लेखक, संपादक या उस विषय के जानकार के साथ बातचीत करेंगे। India is a very verbal society. We like speaking. भगत सिंह का संदेश 19 अक्टूबर 1929 का लाहौर जेल से पढ़ा गया।
उसमें साफ साफ कहा कि देखो युवको, हम लोग बम और पिस्तौल के लिए नहीं क्रांति के लिए लड़ रहे, जन संगठनों के जन चेतना के जरिए हमें वो करना है। पश्चिमी समाज में जो सिद्धांतीकरण हुआ राज्य का, उसमें जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे लोगों ने किया, उन लोगों ने मनुष्य के बारे में जो अवधारणाएं बनाई, फुकुयामा उसका खंडन कर रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए असम में बीजेपी ने शुक्रवार को अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। बीजेपी ने बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है। गुवाहाटी में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मौजूदा असम की कांग्रेस सरकार पर भी कई आरोप लगाए। गुरुवार को गुवाहाटी में बीजेपी ने जनता के सामने अपना दृष्टि पत्र रखा। बीजेपी ने बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बताया। बीजेपी ने मौजूदा मुख्यमंत्री तरुण गोगोई पर घुसपैठ को बढ़ावा देने और राज्य की जनसांख्यिकी को नष्ट करने का आरोप लगाया। हमारा ये स्पष्ट मत है कि कांग्रेस ने पिछले कई दशकों में इन्फिल्ट्रेशन की कल्पना को स्वीकार किया, उसको इनकरेज किया, उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाए, क्योंकि वो चाहते थे कि इन्फिल्ट्रेशन उनको एक वोट बैंक के रूप में सुविधा प्राप्त दे। दृष्टि पत्र में बीजेपी ने सत्ता में आने पर राज्य में भारत बांग्लादेश सीमा को सील करने के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम करने का वादा किया। इसके साथ साथ पार्टी ने लोगों से वादा किया है कि वो घुसपैठियों को रोजगार देने वाले उद्योगों, कारोबारियों, छोटे मध्यम उद्यमों और दूसरी एजेंसियों के साथ सख्ती से निपटने के लिए कानून भी बनाएगी। बॉर्डर को पूर्ण रूप से सील्ड रखना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉरेनर्स, उसकी एक मजबूत व्यवस्था बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि पूर्व उत्तर में और आसाम में एक बहुत बड़ी चुनौती है, हाईवेज के संबंध में, ग्रामीण सड़कों के संबंध में, रेलवेज के विस्तार के संबंध में, यहाँ की कनेक्टिविटी सुधारने के लिए, एयरपोर्ट्स के संबंध में। बीजेपी ने राज्य के लिए फंड में केंद्र सरकार की ओर से हुई कटौती के आरोपों को भी सिरे से नकारा। वित्त मंत्री ने कहा कि असम को उच्च कर अवमूल्यन के कारण साल 2011 से 2015 की तुलना में 2016 से 2020 के दौरान 148% ज्यादा रकम मिलेगी। अरुण जेटली का आरोप है कि कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस ने भी असम के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। 15 साल से सूबे की सत्ता पर काबिज कांग्रेस ने जनता से कई लुभावने वादे किए हैं, जिसमें नौकरी, गरीबों को आर्थिक मदद और खाली पड़े शिक्षकों के पद भरने का भरोसा दिया है। होली के मौके पर कांग्रेस ने आगामी असम विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने गुरुवार को गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता के सामने कई लुभावने वादे रखे। मसलन, हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। अगले 5 साल में 10 लाख नौकरियों के अवसर पैदा किए जाएंगे। 2.5 लाख से कम सालाना आय वालों को गरीब माना जाएगा और उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों को भरा जाएगा। साथ ही ऐसी 2 लाख और भर्तियां की जाएंगी। अभी भी हमारा मेजर प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट है, तो जॉब क्रिएशन जो बोलते हैं उसका हम सबसे ध्यान देते हैं। और जॉब क्रिएशन करने के हम क्या करने को बहुत ज़रूरत है, सारा एजुकेशन सिस्टम को हम ओवरऑल रीओरिएंटेड करने को होगा। इसके साथ साथ कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों और पिछड़े वर्ग के लिए भी कई खास घोषणाएं की हैं। मसलन, छोटे चाय किसानों को 2000 करोड़ का स्पेशल पैकेज, हिल और बाराक घाटी जिलों को 1000 करोड़ की सहायता राशि, हर माजुली जजीरों को 500 करोड़ का विकास पैकेज, सरकारी दुकानों से सस्ती चीनी दी जाएगी, वैज्ञानिक शोध की मदद से बाढ़ से खराब हुई जमीन को फिर से उपजाऊ बनाना, धेमाजी और बंगोई गांव में कृषि विश्वविद्यालय बनाया जाना, बाराक घाटी में लघु सचिवालय बनाना और यातायात व्यवस्था में सुधार करना, केंद्र सरकार से नए एयरपोर्ट और बाराक घाटी में गुवाहाटी हाईकोर्ट की बेंच की मांग। ऐसे कई वादे इस घोषणा पत्र में शुमार हैं। हमारा जो नया इंडस्ट्री होगा उनका वो सब्सिडाइज रेट में देने को होगा, नहीं तो वो कैसा क्या करेगा, कम्पीट करेगा। तो ये डेवलपमेंट इज द मेन, कैसा करेगा वो भी बोला। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई।
आपको बता दें कि पिछले 15 साल से असम में कांग्रेस की सरकार है और 2001 से तरुण गोगोई सूबे के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु में इस वक्त गठबंधन का गणित सबसे दिलचस्प हो गया है। सभी पार्टियां चुनाव से काफ़ी पहले सीट बंटवारे और रणनीति को पक्का कर मैदान में उतर रही हैं। डीएमके और कांग्रेस ने साथ लड़ने का ऐलान तो पहले ही कर दिया था, लेकिन सीटों को लेकर ऊहापोह की स्थिति अभी भी कायम है। इसी के निपटारे के लिए डीएमके और कांग्रेस के बीच बातचीत जारी है। तमिलनाडु में सीट बंटवारे को लेकर डीएमके और कांग्रेस के बीच पहले दौर की बातचीत बेनतीजा साबित हुई। दोनों पार्टियों के बीच अब तक इस बात पर सहमति नहीं बन पाई है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और तमिलनाडु के पार्टी प्रभारी मुकुल वासनिक समेत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष इलनगोवन ने शुक्रवार को करुणानिधि के घर पर उनसे मुलाकात की। दोनों पार्टियों के बीच घंटे भर की बातचीत के बाद कांग्रेस ने बताया कि सीटों की संख्या तय करने में अभी और वक्त लग सकता है। Our basic purpose was to discuss the election strategy and also to find as how many other groups are joining and how many have already joined. That was the basic purpose. And as I said, that we did of course told the DMK leadership that now we should finalize the numbers also. हालांकि दोनों पार्टियों ने दावा किया कि कई जरूरी मुद्दों पर बातचीत सफल रही। कांग्रेस के मुताबिक चुनावी रणनीति और छोटी पार्टियों को साथ लाने पर दोनों दलों ने बातचीत की। कांग्रेस ने इस मुलाकात को चुनावी वार्ता की महज एक कड़ी बताया है। पार्टी के मुताबिक कई मसलों पर बातचीत अभी जारी रहेगी। डीएमके नेता स्टालिन ने दोनों पार्टियों के बीच हुई बातचीत को सकारात्मक करार दिया। कांग्रेस कட்சியின் சார்பில் திரு குலாம் நபி ஆசாத் அவர்கள் தலைவர் கலைஞர் அவர்களை சந்தித்து வர இருக்கக்கூடிய சட்டமன்ற தேர்தலில் கூட்டணியில் எத்தனை இடங்கள் என்பதை பற்றி விவாதிக்கக்கூடிய நிலையில் इससे पहले गुरुवार को पी चिदम्बरम ने भी प्रदेश के आला कांग्रेस नेताओं के साथ बातचीत कर पार्टी का रुख जानने की कोशिश की थी। जानकारों के मुताबिक डीएमडीके और पीडब्ल्यूएफ के बीच गठबंधन के बाद प्रदेश में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। ऐसे में डीएमके और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां सीट बंटवारे और रणनीति को लेकर किसी भी जल्दबाजी से परहेज बरत रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड में कांग्रेस के बागी विधायकों को हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगी है। दल बदल कानून के तहत स्पीकर से मिले नोटिस के खिलाफ उनकी याचिका अदालत में खारिज हो गई है। याचिका में विधायकों ने उन पर लगाए गए आरोपों को स्पष्ट करने और इससे जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की थी। उन्होंने नोटिस का जवाब देने के लिए 7 दिन के समय को भी नाकाफी बताया था। विधायक इस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कांग्रेस के बागी विधायकों को नोटिस देते हुए 26 मार्च तक जवाब देने के लिए कहा था। उत्तराखंड में विधायकों के बागी होने के बाद से हरीश रावत सरकार पर अल्पमत का संकट मंडरा रहा है। उन्हें 28 मार्च को हमने कहा कि जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस के ऊपर उन्होंने कहा है कि हम इसे एंटी डिफेक्शन एक्ट में आते हैं, वो सारी सीडीज डॉक्यूमेंट तो हमें उपलब्ध कराई जाए और उसके बाद ही कोई डिटेल जवाब हो सकता है। साथ में कोई दिल्ली से सीनियर एडवोकेट आएंगे जिन्होंने हमारा पक्ष रखना होगा, उसके लिए हमें समय चाहिए। अभी तो कॉपी रिसीव करिए, बाकी जो भी स्पीकर साहब निर्णय लेंगे उससे बाद में देखें। शुक्रवार सुबह लेह के तुर्तुक क्षेत्र में हिमस्खलन की चपेट में आने के बाद सेना का एक जवान लापता है। वहीं एक जवान भवन तमांग शहीद भी हो गया है। उन्हें गंभीर हालत में निकाला गया था। ये जवान उस वक्त हादसे का शिकार हुआ जब वो सीमा क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे थे। उसी समय हुए बर्फीले तूफान आया था उस समय और दोनों जवान फंस गए थे। लापता जवान के लिए सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर के करगिल इलाके में बर्फीले तूफान में एक जवान की जान चली गई थी। इससे पहले 3 फरवरी को सियाचिन में नियंत्रण रेखा के पास सेना के अधिकारी समेत 10 जवान बर्फीले तूफान की चपेट में आने से शहीद हो गए थे। 26/11 हमले की साजिश रचने वाले आतंकी डेविड हेडली से पूछताछ का सिलसिला तीसरे दिन भी जारी रहा। पूछताछ के दौरान हेडली ने कई चौंकाने वाले पर्दाफाश किए। हेडली का कहना है कि वो भारत से बदला लेने के मकसद से आतंक की दुनिया में शामिल हुआ। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी डेविड कोलमैन हेडली ने खुलासा किया है कि मुंबई हमले के कुछ हफ्तों बाद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी हेडली के घर आए थे। हेडली ने यह भी खुलासा किया कि उसने भारत से बदला लेने के मंसूबों को पूरा करने के लिए ही आतंकी संगठन लश्कर का दामन थामा था। When they came to know that Ajmal Kasab was apprehended by Mumbai police
then instructions were given to the attackers of Chabad House that they should keep the hostages at the gunpoint, and at that point they should also contact the Prime Minister of Israel in order to bring pressure upon the Indian government. हेडली ने बयान दिया है कि वो भारत से बदला लेने के मकसद से ही लश्कर तैयबा में शामिल हुआ था। हेडली ने कोर्ट को यह भी बताया कि उसने अमेरिका में शिवसेना के लिए फंड जुटाने की कोशिश भी की थी, जिसकी जानकारी लश्कर को भी थी। पाकिस्तान में एक बार हेडली की पत्नी फाजिया ने उसे हवालात भी पहुंचाया था। अपने बयान में हेडली ने उन आरोपों को भी खारिज किया जिसमें कहा गया था कि पूछताछ के दौरान एनआईए के कहने पर उसने इशरत जहां का नाम लिया। मुंबई कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए हेडली के बयानों का क्रॉस एग्जामिनेशन कराया जा रहा है। हेडली से बुधवार से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल हेडली अमेरिका में 35 साल की सजा काट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ब्रसेल्स आतंकी हमले के बाद बेल्जियम में फंसे 242 भारतीय स्वदेश लौट आए हैं। इस बीच बेल्जियम पुलिस ने 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। बेल्जियम की पुलिस ने आतंकी धमाकों के सिलसिले में 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ब्रसेल्स के शारबिक जिले में उस जगह पर भी छापा मारा जहां से तीनों हमलावर मंगलवार को विस्फोटकों से भरे सूटकेस लेकर रवाना हुए थे। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान सार्वजनिक नहीं की है। वहीं खुफिया नाकामी को लेकर हो रही आलोचना के चलते बेल्जियम के गृह और न्याय मंत्री ने इस्तीफे की पेशकश की है। इस बीच ऐसे आतंकी हमलों से निपटने के लिए यूरोपीय यूनियन ने तेजी से रणनीतिक खुफिया डाटा साझा करने पर जोर दिया है। Every day we discover in the framework of what happened in Paris and in Brussels how important it is that our intelligence services, that our judicial services exchange all relevant information that is required. इधर ब्रसेल्स में आतंकी हमले के बाद फंसे 242 भारतीयों को लेकर जेट विमान शुक्रवार सुबह दिल्ली पहुंचा। इन्हें एम्स्टर्डम से होते हुए स्वदेश लाया गया। Yeah, it was fine, but by next day everyone came, the embassy came, and everybody else came, so we were taken care for. मंगलवार को ब्रसेल्स के एयरपोर्ट और मालबीक मेट्रो स्टेशन पर 3 धमाके हुए थे। इन आतंकी हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जी और अब आपको छोड़ जाते हैं देश और विदेश की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। पाकिस्तान ने भारत पर बलूचिस्तान और कराची में विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को इस बारे में पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त गौतम बम्बावली को तलब किया गया। भारत ने पाकिस्तान के इन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया है। भूमाता ब्रिगेड की अध्यक्ष तृप्ति देसाई को पुलिस ने शुक्रवार को एक बार फिर हिरासत में ले लिया। तृप्ति को नासिक के त्र्यंबेश्वर मंदिर में प्रवेश करने के बाद हिरासत में ले लिया गया था। पिछले काफी समय से मंदिर के गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटाए जाने की मांग की जा रही है। शीना बोरा हत्याकांड के आरोपी पीटर मुखर्जी ने शुक्रवार को दूसरी जमानत याचिका दायर की। याचिका में पीटर ने अपने खिलाफ सीबीआई के दावों को बेबुनियाद बताया है। साथ ही मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को महत्वाकांक्षी महिला बताया है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की वजह से बंद हुए राजमार्ग को खोलने की कोशिश की जा रही है। राजौरी और पुंछ में बर्फ की वजह से रास्ता बंद है, जिसमें लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिजनेस मैगजीन फॉर्च्यून ने दुनिया भर के 50 महान नेताओं की सूची जारी की है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 42वें नंबर पर जगह मिली है। लेकिन इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है। अमेजॉन के जेफ बेजोस इस सूची में पहले नंबर पर हैं। गुड फ्राइडे के मौके पर शुक्रवार को देश के कई हिस्सों में चर्च में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। आज ही के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था। इस मौके पर पादरी मानवता के लिए यीशु मसीह द्वारा उठाए गए कष्टों का विवरण सुनाते हैं। पाकिस्तान T20 विश्व कप से बाहर हो गया है। शुरुआती 4 मैचों में से पाकिस्तान को महज बांग्लादेश के खिलाफ ही जीत हासिल हुई है। शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए मुकाबले में 193 रनों के जवाब में पाकिस्तान 20 ओवरों में 172 ही रन बना सका।
अफ्रीका के मोजाम्बिक में मिला मलबा मलेशियन एयरलाइंस के विमान MH370 का हो सकता है। इस मलबे के टुकड़े पर रोल्स रॉयस का लोगो बना हुआ है। मलेशियन एयरलाइंस का ये विमान 2 साल पहले कुआलालंपुर में बीजिंग आते समय लापता हो गया था। इसमें 239 यात्री सवार थे। तुर्की में एक आतंकी कार बम हमले में 3 सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि 24 लोग घायल हैं। प्रतिबंधित संगठन कुर्दिश वर्कर्स पार्टी के आतंकवादियों ने गुरुवार शाम एक स्टेशन के पास विस्फोट किया। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति पार्क गुनहे ने उत्तर कोरिया को उकसावे वाली गतिविधियों को बंद करने की चेतावनी दी है। उत्तर कोरिया ने बुधवार को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय पर हमला करने की धमकी दी थी।